हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। ठीक, हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे और उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो ये आज गॉस लॉ के एप्लीकेशन का सबसे लास्ट डेरिवेशन होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ये बोर्ड के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो कई बार आया हुआ है। ठीक, तो हमारा जो आज का डेरिवेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की ऊपर ही डिपेंड करता है। और क्या करना है समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक स्फेरिकल सेल जो कि चार्ज है। उस स्फेरिकल सेल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो भी तीन केस में। ठीक, एक तो हम इस सेल के बाहर एक पॉइंट मानेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक बार हम उस पॉइंट को इस सरफेस पे मानेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और एक बार हम उस पॉइंट को इस सेल के अंदर मानेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो तीन केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम थोड़ा सा और कुछ थ्योरी छोटी सी लिखी हुई है और इसको समझते हैं, फिर अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम थ्योरी को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम को समझाते हैं। ठीक, लिखा है लेट अस कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। यानी हमने एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आर है, उसको कंसीडर कर लिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेल इज सिग्मा। ठीक, और इस सेल के ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब व्हाट इज सिग्मा, ये आप पीछे कई लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। यानी यूनिट एरिया के ऊपर जो चार्ज होता है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक, तो ये हमने सपोज कर लिया कि इसके ऊपर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें करना क्या है, एंड वी विश टू फाइंड, हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इन थ्री केस, तीन केसों में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहला केस है आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दूसरा केस है एट द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पे हमको फाइंड करनी है। और तीसरा जो है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला केस हम लोग शुरू करते हैं, केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट, सबसे पहला केस शुरू करते हैं आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इस सेल के बाहर हम एक कोई पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि इस सेल से बाहर है और कितनी डिस्टेंस पर है, इस सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर है। ठीक, ये हमने एक पॉइंट P मान लिया है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है आपके पास r जो है वो बड़ा है और स्मॉल r छोटा है। यानी हम यहाँ पर एक कंडीशन भी लिख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगा। तो अब हम यहाँ पर P से होकर जाने वाला एक कोसेंट्रिक सरफेस खींचते हैं जो कि हमारे इस सेल के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम एक कोसेंट्रिक सरफेस खींच लेते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से खींच सकते हैं अच्छे से प्रकार के कंपास की हेल्प से, बट हम हाथ से खींच रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये हमने एक कोसेंट्रिक सरफेस खींच लिया है जो कि P से होकर जा रहा है और जिसका सेंटर वही है जो कि हमारे ओरिजिनल सेल का है। ठीक, अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस सरफेस पर। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं और इस एरिया एलिमेंट का नाम हम दे देते हैं कि इसका जो एरिया एलिमेंट है ये मान लेते हैं DA, या हम कह सकते हैं DS। चलो DS ले लेते हैं। DS हमारे पास एरिया है छोटा सा, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक, क्योंकि आप ये स्फीयर लेंगे तो इसके बाहर की तरफ ही आपके पास एरिया वेक्टर होगा।
और P पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा चार्ज जो कि ब्लैक वाली रिंग के ऊपर सरफेस के ऊपर फैला है ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकालेगा, ठीक, सब कहीं रेडियली बाहर। तो P पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ ही इस तरीके से जा रही होगी। ये हमने केवल इतने छोटे से पार्ट के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बनाया है कि हम ये निकालना चाहते हैं कि इस छोटे से ds एलिमेंट से कितना हमारे पास फ्लक्स निकलेगा। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करके इस पूरे स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया वेक्टर और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करें तो आपको ई पता है, आपको एरिया पता है और थीटा पता है, तो आप जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो वो फार्मूला हम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक। तो निकालते हैं इस छोटे से फ्लक्स को हम डी फाई ई कह सकते हैं, जो कि छोटा सा फ्लक्स है, तो छोटे से फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डी फाई ई का यूज़ करते हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई की जगह पे तो ई ही है, ए की जगह पे एरिया यहाँ हमने डी एस माना है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री होगी, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं तो ये बचेगा ई डी एस और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के ई डी एस ही हमारा आएगा। ये छोटा सा फ्लक्स होगा, ठीक। ये छोटे से एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स हमारे पास है। बट हमको इतना सा एलिमेंट थोड़ा ही लेना है, हमें तो इस पूरा सरफेस लेना है। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दें, चूँकि सिमेट्री है, अगर हम इसको बहुत से ds एरिया के एलिमेंट से मिलकर बना हो, मान लें कि इसके पड़ोस में भी एक ds एरिया का एलिमेंट है, इसके पड़ोस में भी ds एरिया का एलिमेंट है, इसके पड़ोस में भी ds एरिया का एलिमेंट है, तो हम इंटीग्रेशन करके इस पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, टोटल फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा, उसे फाई ई कह देंगे। और इस फाई को हम निकालेंगे कैसे, इस छोटे वाले का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी डी फाई ई का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस, जो कि डी फाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देंगे, फाई ई हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा। ई बाहर क्यों आया, क्योंकि ई यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी आप इस पूरे सरफेस पर कहीं पर भी ई की वैल्यू निकालो जो कि फिक्स होगी। क्यों, क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये हमारा स्फीयर है, तो अगर हम P पर निकालें तब भी R फिक्स है, ठीक। अगर हम यहाँ पर निकालें तब भी R फिक्स होगा, यहाँ पर निकालें तब भी R फिक्स होगा। और जब R की वैल्यू फिक्स होगी तो E फिक्स नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो आपने पहले से फिक्स कर दिया है, K तो फिक्स होता ही होता है। तो ये R भी अगर फिक्स हो जाए तो E फिक्स होगा, और R ये फिक्स होगा क्योंकि ये पूरा R रेडियस का स्फीयर है। तो इस रेडियस के ऊपर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी, एक जैसी आएगी, चाहे आप यहाँ पर निकालें, चाहे आप यहाँ पर निकालें, चाहे आप यहाँ पर निकालें, चाहे यहाँ पर निकालें, किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे आपको हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी। और उसकी वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, जहाँ पर के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो ये फाई ई इज इक्वल टू ई और डी एस का मतलब ये पूरा एरिया, ds क्या था, ये छोटा सा एरिया था, और इंटीग्रेशन लगा है तो इसका मतलब ये पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया एक स्फीयर है, और हम जानते हैं स्फीयर की अगर रेडियस पता हो तो उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर r हम कौन सा लेंगे, कैपिटल R नहीं लेना है आपको, कौन सा हम ये वाला बाहरी वाला स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस लेना है स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। तो 4 पाई स्मॉल r, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। अब हमको जो है क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो ये तो फ्लक्स हमने मैनुअली निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहती है, गॉस लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इक्वेशन 1 आपने पीछे देखा था और इक्वेशन 2 ये देखे, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो हमको ई की वैल्यू निकल आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी थी? 1 की वैल्यू हमारे पास थी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 1/4 पाई नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आउटसाइड बाहर की तरफ मिलने वाली है अगर स्फीयर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। ठीक, ये फार्मूला पीछे भी निकाल चुके हैं, आपको पता होगा कि ये फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैपिटल आर जो है वो बहुत छोटा है और स्मॉल आर बहुत बड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो इसको ये गोला एक पॉइंट चार्ज की तरीके से ही जो है दिखाई देगा, उसको लगेगा कि ये चार्ज जो है पूरा सब कहीं नहीं फैला, एक पॉइंट चार्ज के रूप में उसको दिखाई देगा। अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर यहाँ पर देखेगा तो ये पॉइंट चार्ज की तरीके से ही बिहेव करेगा। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया है। हाँ, तो अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड केस, और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस सरफेस के पृष्ठ पर। आउटसाइड हमने निकाल लिया है, अब हम निकालने वाले इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पृष्ठ पर। तो हम जानते हैं आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला आया था हमारा आउटसाइड में, ये फार्मूला था आउटसाइड का, और तो आउटसाइड में इतना फार्मूला हमने कैलकुलेट किया। अब अगर ये पॉइंट P उठा करके हम इसकी सरफेस पे रख दें यहाँ पर, ठीक, तो ये स्मॉल r जो होगा वो क्या इस सरफेस की या जो इस सर्किल है उसके रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगा। आप अज्यूम करें कि आप ये P को उठा के खिसकाते हुए यहाँ पर इस सरफेस पे ले आएँ, तो ये रेड वाली लाइन और ये जो ब्लैक वाली रेडियस है ये क्या सेम डिस्टेंस की नहीं हो जाएंगे, और जब सेम डिस्टेंस के हो जाएंगे तो हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। इसी आउटसाइड वाले फार्मूले में स्मॉल आर की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर पुट कर सकते हैं। ठीक, सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तो हम पुट कर देते हैं, यानी पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और हमको सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनेगा, वो भी कहाँ, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी। आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। इसी का अगर हम एक सेकंड फॉर्म या सेकंड रूप लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू E, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको पता है, वहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा। या हम इसको और सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए का मतलब एरिया डाल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम एरिया डालेंगे, कौन सा, ये वाला हमारे पास जो सर्फ काम कर रहा है। ठीक, यही वाला तो हम एक सरफेस ले रहे हैं, तो इसका एरिया डालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हमारा होगा वो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम लोग इसका थर्ड केस समझते हैं,
और थर्ड केस को देखते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा। तो थर्ड केस में हमको क्या करना है, इसके इनसाइड में एक पॉइंट P मानना है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अगर थर्ड केस में हम देखें तो मान लो लेट अस सपोज कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट P हमने माना हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो पॉइंट P हमारा है वो इस सेल के अंदर है। क्या सेल के अंदर कोई चार्ज है? जब कोई चार्ज ही नहीं है सेल के अंदर तो हम इसको थ्योरेटिकली समझ सकते हैं कि जब चार्ज नहीं है तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से ही बनती है। तो इनसाइड द सरफेस जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। यानी केस अगर हम केस थर्ड की बात करेंगे तो केस थर्ड में क्या होगा, E = 0 आएगा। E = 0 आएगा क्योंकि यहाँ अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको डेरिवेशन ही करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें जो कि P से होकर जाए, P से होकर जाए। अब इसकी रेडियस कुछ मान लो, चलो हम कुछ मान लेते हैं, चलो हम इसको R डैश, इस छोटे वाले की रेडियस R डैश मान लेते हैं, R डैश है। ठीक, R डैश हमने रेडियस मान ली। तो इससे निकलने वाला अगर हम फ्लक्स निकालें तो phi E = क्या हो जाएगा, E A cos थीटा। तो ए की जगह पे इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R डैश का स्क्वायर। ठीक, और cos थीटा 0 मान लो तो ये हमारा cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर बात करें तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमसे ये कहता है कि phi E = होता है Q/ε0। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले। हाइपोथेटिकली भी क्या कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब 1 2 से देखेंगे तो E × 4 पाई R डैश का स्क्वायर = Q/ε0। बट Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बट Q = 0 है, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो हमने पहले ही बता दिया कि अंदर कोई चार्ज नहीं, जहाँ पर चार्ज नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ Q की वैल्यू 0 डाल देंगे तो E = हमारा आ जाएगा 0/ε0 और ये 4 पाई R डैश का स्क्वायर भी नीचे पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के E = 0 आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक, अब इसका एक ग्राफ जो है आता है उसको भी समझ लेते हैं और उस ग्राफ के कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ खींचा जाता है, वो हम देखते हैं कैसे यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हम एक आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग स्मॉल r यानी ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे और इस वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेज़र करेंगे। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। ये मान लेते हो कि ये क्या है, हमारे पास जो हमारा स्फीयर था ये वाला ब्लैक वाला, इसका सेंटर पॉइंट है। चलो हम ड्रॉ भी कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटर है। ये हमारे पास स्फीयर रखा हुआ, इसका सेंटर जो है ये इस तरीके का इसका सेंटर है हमारे पास, ये यहाँ पर है। ठीक, अब हमने पीछे अभी देखा है कि सेंटर पर जो है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर के अंदर 0 है। ये जो इनसाइड है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड केस में देखो 0 आई है, ये इनसाइड आई है, इनसाइड। और इनसाइड 0 कहाँ तक 0 है, जब तक हम सरफेस पर जो है नहीं जा, सरफेस की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं 0 0 है। और जैसे ही सरफेस पे पहुँचते हैं वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, सबसे मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम अंदर इस सरफेस के चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी और यहाँ तक 0 मिलेगी। जैसे ही हम इसके सरफेस पे पहुँचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी मैक्सिमम। तो मान लेते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ यहाँ तक है ऐसे। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गए। अब ये तो इनसाइड की कंडीशन हो गई और ये कहाँ पर हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ मिला, सरफेस के ऊपर मिला, सरफेस के ऊपर मिला। अब जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे, सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, वो ये था, देखो आउटसाइड E = 1/4πε0 Q/r²। तो ये r² के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी E की वैल्यू घटेगी नहीं। अगर हम ये इंक्रीज करेंगे तो ये E डिक्रीज नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी और हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक, तो ये है E
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ये कहाँ का ग्राफ शो कर रहा है, आउटसाइड का, ये सरफेस का और ये इनसाइड का। ठीक, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक, अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।